गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 14 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और बहुत ही दुखद घटना है। सबसे पहली वाली जो है वो हमारा पहला आर्टिकल है, सिक्योरिटी से लेके हम लगाएंगे तो इसको जीएस पेपर 3 के अंदर समझ सकते हैं कल क्या हुआ है। कल का दिन था 13 दिसंबर 2023 और कल के दिन ही हम 22वीं एनिवर्सरी मना रहे थे ऐसे कुछ शहीदों की जिन्होंने जो हमारे पार्लियामेंट थे उसके ऊपर जब 2001 में इसी दिन को हमला किया गया था। उस समय कुछ 10 से 12 जो हमारे सैनिक थे वहाँ पे जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई की थी। और हमारे जो पार्लियामेंट्रियन है, जो हमारे सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग एक बॉडी है, जो लड़कर नियुक्त होकर वहाँ तक पहुँचे, उनको बचाने के लिए बलिदान दिया था। कल उन लोगों की 22वीं जो एनिवर्सरी है, जो शहादत दिवस हम बोल सकते हैं, उसका यहाँ पर मनाया जा रहा था। उसके अलावा पार्लियामेंट जो है विंटर सेशन में चल रहा है, हम सबको पता है। क्वेश्चन आवर का यहाँ पर टाइम चल रहा था। क्वेश्चन आवर हमें पता है कि एक दिन के अंदर, एक सेशन के अंदर मीटिंग्स होती है और उस मीटिंग के अंदर 2 सीटिंग्स होती हैं। जैसे पहली जो सीटिंग होती है वो होती है 11 से लेके आपकी 1 बजे तक, और जो दूसरी सीटिंग होती है वो होती है 2 से लेके 5 बजे तक। और जो पहली सीटिंग होती है ना, पहला जो आर होता है हर सीटिंग का, इस घंटे को बोला जाता है क्वेश्चन आर। यानी कि जो पार्लियामेंट के अंदर एमपीज है वो पूछते हैं सवाल मिनिस्टर से या जिन्होंने भी बिल को प्रस्तुत किया है। मैंने कल भी इस बात पे जोर डाला था कि कोई भी बिल एक प्राइवेट मेंबर भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन प्राइवेट मेंबर कौन होता है? जो मिनिस्टर नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। लेकिन 1991 से लेकर आज तक किसी भी प्राइवेट मेंबर के बिल को पास नहीं किया गया। कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल नहीं ला सकता, लेकिन पास बहुत कम होते हैं क्योंकि स्पीकर के पास ये पावर होती है। स्पीकर जो होते हैं उनके पास पावर है कि वो उस बिल को रखें सामने हाउस के, उनको परमिशन दे या ना परमिशन ही ना दे। तो ये सब होता है। खैर, अभी क्या हुआ, दिसंबर 13 एनिवर्सरी बिग ब्रीच। 2 ऐसे इंसान थे जो विजिटर गैलरीज में गए, पार्लियामेंट की, नई पार्लियामेंट की यहाँ बात हो रही है, और लोकसभा के अंदर उन्होंने क्वेश्चन आर के नीचे जंप लगाया। गैलरी से लेके, गैलरी हमें पता है जहाँ पार्लियामेंट्री बैठते हैं नीचे हमारे, उसके ऊपर कुछ गैलरीज बनाई। यहाँ पे सीटिंग्स हैं, मान लीजिए एमपीज की सीट्स हैं, और यहाँ पे आपका स्पीकर बैठे हुए हैं इस तरीके से। और ऊपर ऊंचाई पे अगर हम देखें तो यहाँ पे गैलरी है। देखिए, आपको यहाँ पे इधर गैलरीज दिखाई देंगी। तो ये जो गैलरी आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ, वहाँ से 2 इंसान कूद जाते हैं नीचे और कूद कर कुछ टीयर गैसेस को खोल देते हैं। उसके बाद बहुत सारे एमपी वहाँ पे आते हैं, उनको पकड़ते हैं और पकड़ कर उनको वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। कुछ हाथापाई भी होती है, कुछ एमपीज उनको मारते भी हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा है, अफरा तफरी के अंदर समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या गैस छोड़ रहे हैं, क्या ये गैस है, क्या ये पॉइजन है, ये क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर एक कहीं ना कहीं वो आप देखेंगे कि थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। बहुत सारे एमपीज बाहर निकलते हैं, बहुत सारे एमपीज एक साथ आकर उसको मारने की कोशिश करते हैं, पीटने की, पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जंप कर रहे थे इधर से उधर। तो कौन थे ये लोग? एक्चुअली में ये जो लोग थे ये कोई बाहर से नहीं आए थे, ये इंडिया के ही निवासी हैं, खुद इंडियंस ही हैं। और इनके अंदर 6 लोगों का ये ग्रुप था। 2 अंदर पहुंच पाए थे, जिसमें से एक औरत थी जो कि पूनम नाम की निवासी है हरियाणा से। अदर जो मेंबर है वो कोई सागर शर्मा है, बहुत सारे इसी तरीके के मेंबर हैं यहाँ पर देखने को मिले। 5 में से 4 को पकड़ लिया गया है, जिससे सागर शर्मा ये सबसे ऊपर है जो कि ऑटो ड्राइवर हैं, मनोरंजन डी, अनमोल शिंदे, नीलम आज़ाद। तो इन सब को पकड़ लिया गया है। और इन सब को पकड़ने के बाद पता चला है कि ये जो लोग हैं, ये लोग यहाँ पर जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, या एक तरीके से इनका प्रोटेस्ट करने का तरीका था। बार बार स्लोगन लगा रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी। तो इस प्रकार का इन्होंने स्लोगन दिया। और बहुत ही बुरी बात है कि आप मतलब अब ये बातें जो इंटरनेशनल
अरीना के ऊपर जाएंगे तो उस समय पर भारत की छवि को कितना बुरा दिखाएंगे कि उनकी पार्लियामेंट के अंदर कोई घुस जाता है। तो बहुत ही दुखदायक या बुरी, बहुत ही खराब बात यह है, बहुत ही गलत ये हुआ जो भी हुआ। चलिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, फॉर फर्स्ट टाइम नेशन स्ट्राइक डील टू मूव अवे फ्रॉम फ्यूसल फ्यूल। देखिए अमिताभ सिन्हा लगातार हमें इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि कब क्या हो रहा है COP 28 को। लगातार 3-4 दिनों से बता रहे हैं कि COP 28 के अंदर जब बात हो रही थी फोसिल फ्यूल को फेज आउट करने की, तो बहुत सारी कंट्रीज इसके ऊपर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी या एक नहीं हो पा रही थी, नहीं मान रही थी। कौन थी वो? ओपेक कंट्रीज ज़्यादातर की इसमें थी, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इसमें से भी मेनली सऊदी अरेबिया। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो कह रही थी कि नहीं, ये होना ही होगा, अदरवाइज हम जो फाइनल डिक्लेरेशन आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उस पर साइन नहीं करेंगे। वो जो इनके काउंटर में कंट्री थी वो थी ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, क्यों कह रहे थे कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है, 2023 ऑलरेडी अभी तक का सबसे गर्म साल हुआ है, और इसके बाद फिर से 1.5% हम बोलेंगे, 1.5 डिग्री बोलेंगे, वो टेम्परेचर अभी बढ़ना बाकी ही है, बचा ही हुआ है। तो ये काफ़ी बुरी बात है, काफ़ी ख़राब बात है, और इसके लिए हमें इसको फोसिल फ्यूल जो कि मेनली यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है कार्बन के एमिशन के लिए, उसको फेज आउट करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज इस पर नहीं मान रही थी। तो इसीलिए इस फेज आउट जो वर्ड है, जिसके हिसाब से कि हम धीरे धीरे एक एक करके उसको ख़त्म कर देंगे, इस वर्ड को छोड़ दिया गया और इसकी जगह एक नया वर्ड लेके आए जो कि मतलब था कि हम उससे दूर जाएंगे, राइट, कि वी विल गो अवे। तो ये जो गो अवे वाला वर्ड है, ये वर्ड को इसमें से चेंज कर दिया गया और इसी वजह से ये पास भी हो गया। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ठीक है, धीरे धीरे हम दूर चले जाएंगे। फिर बोला जा रहा है कि जो नेट जीरो का बात है, क्या बोली गई है कि नेट जीरो के लिए 2030 तक कुछ टारगेट्स दिए गए हैं सभी को। ये ग्लासगो के अंदर भी दिए गए थे और सबसे पहले पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर भी दिए गए थे। जब ये पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ था 2000, जो एक कॉप की मीटिंग हुई थी, इसको पेरिस क्लाइमेट चेंज के लिए भी बोल जाते हैं, 2015 में हुई थी। उस समय पे 2023 के लिए बोला गया था कि जितना भी अभी इलेक्ट्रिक आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, उसको आपको 3 गुना और बढ़ाना पड़ेगा, 3 टाइम्स मोर उसको बढ़ाइए। सभी देशों ने इसको एक्सेप्ट किया। अभी हमें पता है कोप के अंदर मोर देन 200 कंट्रीज यहाँ पे आई हुई हैं और इंडिया अपना ये टारगेट ऑलरेडी 2022 में अचीव भी कर चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमने पहले ही उसको अचीव कर दिया। इसके अलावा 2050 तक के भी टारगेट्स है कि 2050 तक जो आपका कार्बन है बिल्कुल उसका मिशन ख़त्म किया जाए या उसको नेट जीरो किया जाए, बैलेंस में लाया जाए। उतना ही कार्बन बनना चाहिए जितना एनवायरनमेंट उस समय पे साइकिल के अंदर यूज़ करके उसको ख़त्म कर सकता है। तो नेट जीरो पे लेके आया और 2050 तक जो फॉसिल फ्यूल हैं या जो सस्टेनेबल गोल्स हमारे हैं जिनको बनाया गया है, सस्टेनेबल गोल्स को, उनको हमें अपना अचीव करना है। तो ये भी एक बात यहाँ पर पता चलिए। चलिए नेक्स्ट इसके ऊपर पूरा आर्टिकल आया हुआ है, हम उसमें समझेंगे और क्या क्या यहाँ पे पास हुआ है। नेक्स्ट इज इंडिया शिफ्ट स्टैंड बैक UNGA रेजोल्यूशन ऑन इमीडिएट सीज फायर। क्या है? इजराइल और हमास के ऊपर यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है ना, वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ है इमीडिएट सीज फायर का, कि बिल्कुल जल्दी से अभी के अभी जो ये आप फायरिंग कर रहे हैं उसको सीज कर दिया जाए, उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास हुआ। अभी तक हम देख रहे थे कि लगातार जो भी यहाँ पर ऐसे रेजोल्यूशन आ रहे थे उसमें इंडिया का स्टैंड जो था वो एब्सटेंट हो जाते थे। वो कहते थे कि नहीं, क्योंकि हमास को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं दिखाया गया तो हम यहाँ पर वोट ही नहीं देंगे, या फिर अगेंस्ट में देते थे। इसी तरीके का कुछ बर्ताव USA का भी था। लेकिन इंडिया ने 2 महीने के बाद अपना थोड़ा सा स्टैंड यहाँ पर बदला और बताते हुए दिखाया कि किस प्रकार से ये चीज़ ठीक नहीं है और अभी के अभी ह्यूमैनिटेरियन मानवतावाद के लिए, इंसानियत के लिए अभी के अभी यहाँ पर सीज फायर हो जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जो फायरिंग हो रही है उसको ख़त्म होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो इंडिया की तरफ से या UN की जनरल की तरफ से, वो क्या है कि अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई शर्तें नहीं होनी चाहिए। बिना किसी शर्तों के यहाँ पर जितने भी लोगों को बंदी बनाया हुआ है, हॉस्टेज रखा हुआ है, उनको भी छोड़ा जाना चाहिए हमास की तरफ से। तो ये एक अगर हम देखें कि सीज फायर करो वो इजराइल के लिए और ये जो हम हॉस्टेजेस को छोड़ने की बात है ये हमास की तरफ है।
तो ये अभी तक का इंडिया का स्टैंड बदला हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है हाउ टू मैन लेफ्ट इनटू लोकसभा व्हाट द हाउस सिक्योरिटी रूल सेज। देखिए अब यहाँ पे हम अच्छे से समझ पाएंगे। ये पहले आप अपने जो हमारी नई पार्लियामेंट है उसका आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों हाउसेज है यहाँ पर, इधर है आपका राज्यसभा, इधर है लोकसभा और यहाँ पर है लाइब्रेरी। तो यहाँ पे जब एंट्री होती है रोड है अलग अलग, और ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं ये होती है गैलरीज। ठीक है, ये दिस वन इज गैलरी। ये जो गैलरीज आप देख पा रहे हैं दोनों हाउसेज में हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत सारी सीटिंग दिख रही है, इधर स्पीकर बैठेंगे, इधर आपके वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन बैठते हैं और यहाँ पर हाउस के काम चलते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटीज़ को क्रॉस करना होता है। सबसे पहले कि कोई इंसान जा कौन सकता है वहाँ पर, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर कौन कौन जा सकता है, इसको निर्धारित करने के लिए संविधान में ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं, क्योंकि संविधान में ये सारी चीज़ें जो संविधान के मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, उन्होंने रूल्स पे पार्लियामेंट्रीज पे ही छोड़ दिया था कि पार्लियामेंटेरियंस जो आएंगे वो लोग इस पे रूल्स एंड अपने वो बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर दोनों हाउसेस के पास खुद के रूल्स एंड प्रोसीजर हैं। ऑलराइट, तो पहला जो रूल है लोकसभा का, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, उसके अंदर रूल नंबर 8386 पे ये रूल है कि किसको अंदर आने की परमिशन दी गई है। रूल नंबर 387 ये बताता है कि किसको वहाँ से विड्रॉ किया जा सकता है कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। और रूल नंबर 388 ये बताता है कि किसको वहाँ से, बल्कि 387A तो ये रूल बताएगा कि किसको, अगर कोई अंदर पहुंच गया है तो उसको बाहर कैसे निकालते हैं। ज़्यादातर ये रूल स्पीकर के लिए ही होता है। बेसिकली इसमें लिखा गया है कि स्पीकर अगर चाहे तो वो किसी भी स्ट्रेंजर को, कोई भी अगर वहाँ पर है तो उनको इस रूल के तहत दिस इज सेक्शन 387A के तहत बाहर निकलवा सकता है। अब हम बात करेंगे कि ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि ऑल राइट कौन कौन होते हैं, इस तरीके से रूल्स में लिखा हुआ है। लेकिन रूल्स में ये किसको बताया कि एडमिशन करते टाइम अंदर जाएगा कौन, ये बात भी लिखी गई है रूल्स ऑफ लोकसभा में। और वहाँ पे बताया गया है कि कोई जो एक MP है, कोई भी वो MP हो सकते हैं। जैसे इस केस में जिस MP ने यहाँ पर ये पास बनवाया था उनका नाम था प्रताप सिन्हा, बीजेपी के, वो मैसूर से यहाँ पर MP हैं। तो कोई भी MP ये पास बनवा सकता है अपने इंडिविजुअल जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, या ऐसा कोई इंसान जिनको वो पर्सनली जानते हैं, क्लोज इंसान है, उनके लिए पास बनवाया जा सकता है। उनको गैलरीज में बैठने की सुविधा दी जाती है। अब 2 गैलरीज हैं। गैलरीज, एक गैलरी होती है आपकी ये MP वाली गैलरी, जिसके अंदर एक बारी में केवल 4 लोगों को बैठने की परमिशन मिलती है। दूसरी यहाँ पे देखिए आप 6 गैलरीज आप देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, राइट। और एक जो दूसरी गैलरी यहाँ पर है उसको बोला जाता है स्पीकर गैलरी, कि स्पीकर जिसको परमिशन देते हैं, स्पीकर की तरफ से जब कोई पास बनता है वो किसी को बुलाते हैं, तो 2 लोगों को यहाँ पर बैठने की परमिशन है स्पीकर गैलरी के अंदर। तो इन्हीं की जब परमिशन होती है तब यहाँ पर कोई भी इंसान अंदर जा पाता है। अब ये परमिशन इनके पास है तो अभी भी इनको 3 सिक्योरिटीज़ को पार करना पड़ेगा। पहली सिक्योरिटी देखिए बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर एंट्री करने से पहले यहाँ पर होती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसी के ऊपर आपके फोन्स वगैरह को, डायरी वगैरह को, इन सभी चीज़ों को बाहर ही रखवा दिया जाता है। आप इसको लेके अंदर नहीं जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है जहाँ आप ये जो लोकसभा का हाउस से 200 से 300 मीटर आप अवे रहते हैं। ये देखिए राज्यसभा है, इधर लोकसभा है। तो लोकसभा से जब आप 200 से 300 मीटर रहेंगे, हॉल से पहले जब ये पॉइंट आएगा, यहाँ पर आपकी फिर से चेकिंग होगी। फिर से आपको जो मेटल डिटेक्टर होता है उससे अच्छे से चेक किया जाएगा और आपको अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। इसके अलावा 3rd बार फिर से चेकिंग आपकी होगी लास्ट टाइम में। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो फेंकी नहीं जा सकती, वो जो फेंकी जा सकती है वो आप अंदर लेकर नहीं जा सकते। कुछ भी हो सकता है, वो आपकी टिश्यू तक को यहाँ पर रिमूव करवा दिया जाता है। टिश्यूज़ को भी यहाँ पर बोला जाता है कि नहीं, इसको भी बाहर छोड़कर जाइए। तो उन लोगों ने टीयर गैस को कहाँ छुपाया, वो जो 2 लोग थे उनके शू के अंदर, जूते के अंदर यहाँ पर एक कैन मिली है उसकी, जो कि
आपकी यहाँ पर थी टीयर गैस, या जो लोगों को लगा उस टाइम पे कि पता नहीं क्या यहाँ पर डाल दिया गया है। तो इस तरह से एंट्री होती है और ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस सीन को दिखाया गया है, कुछ लोगों के पास वीडियो भी है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी पार्लियामेंट की, लोकसभा की, राज्यसभा की जो भी प्रोसीडिंग चलती है उस समय पे लाइव या फिर कभी कभी जो मोस्टली जो होता है कि वहाँ की प्रोसीडिंग को चैनल के ऊपर दिखाया जाता है, और उसी समय पे कुछ ऐसा ही रिकॉर्डिंग हो रही थी और यहाँ ऊपर गैलरी से उठा ये युवक नीचे कूद जाता है जब यहाँ पर क्वेश्चन आवर में सवाल पूछा जा रहा था, और फिर ये डेस्क पर चढ़कर इधर से उधर भागने लग जाता है। तो ये पूरा का पूरा सीन यहाँ पर था, हालांकि इसको तभी के तभी पकड़ लिया गया। नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पर फिर से अमिताभ सिन्हा आ जाते हैं। अब ये पूरे तरीके से बता रहे हैं COP28 मच डन बट स्टिल नॉट इनफ। कह रहे हैं कि काफ़ी कर दिया गया लेकिन अभी भी पूरा का पूरा नहीं है। क्या कह रहे हैं, एक्सेप्टेशन थी यहाँ पे, थी कुछ हम लोग चाहते थे, उम्मीदें थी कि अब की बार फॉसिल फ्यूल के ऊपर बहुत बातें हुई हैं, शायद फॉसिल फ्यूल का जो हम बोलेंगे कि फेज़ आउट है वो यहाँ पर हो जाए, लेकिन फेज़ आउट वर्ड को ही यहाँ पर छोड़ दिया गया। और इसी वजह से कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ आती हैं जो इससे खुश नहीं हैं। अब ये बात करते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़, पहले भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ रही हैं जिन्होंने, जब ये फॉसिल के ऊपर बात उठी है तो बार बार कोप के अंदर इसको दबा दिया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था, और वही कुछ ऐसा हुआ है कि अब की बार फिर से उतना स्ट्रांगली इसको पास नहीं किया गया है। एक ये लास्ट उम्मीद थी 2030 तक, इस दशक तक जो 1.5 डिग्री हमारा टेम्परेचर बढ़ने वाला है उसको रोकने की ये एक आखिरी उम्मीद थी ये कोप, और इसमें भी जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो प्रॉपरली आते हुए दिखाई नहीं दिए। तो क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पर कोप का, जो हम बात करेंगे कि रिजल्ट्स क्या क्या आए हैं डिक्लेरेशन के, वो है ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, 3 गुना जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ा देना। फिर से ये बात उन्होंने कही है। फॉसिल फ्यूल को जितना हो सके ट्रांजिशन अवे करना, उनसे दूर हो जाना, कि हम यहाँ से अवे हो रहे हैं, कम कर रहे हैं उसको, ट्रांजिशनिंग अवे। तो ये एक इतना सॉलिड या इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं दिखाई दे चुका। उसके बाद है फेज डाउन ऑफ कोयल। देखिए यहाँ पर कोयल का हमें पता है कि कोयल इटसेल्फ इज़ ए फॉसिल फ्यूल, लेकिन फिर भी इसको अलग रखा गया है क्योंकि ग्लासगो की जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर 2021 में ग्लासगो के अंदर कॉप हुआ था, और वहाँ पर ये बताया गया था कि आपका जो कोयल है, जो कोयला है, उसको फेज़ आउट किया जाएगा, यानी उसको धीरे धीरे, पहले फेज़ में इतना कम इस्तेमाल, दूसरे फेज़ में और कम, तो इस तरीके से किया जाएगा। इसी वजह से इसको अलग से रखा गया है। थर्ड यहाँ पे चीज़ जो देखी गई है वो देखी गई है मिथेन इमिशन कट्स। मिथेन के बारे में बात करें तो मिथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि एग्रीकल्चर से, या जानवर जो आपके फूड लाइफ स्टॉक होते हैं वो जब खुद को चबाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, तो उनसे भी मिथेन का प्रोडक्शन होता है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। हालांकि मिथेन अभी कम निकलती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन फिर भी 25% तक जो ग्रीन हाउसेज हैं अभी, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद 75% तक का जो डाटा है, उसके बाद मीथेन सबसे बड़ी ग्रीन हाउस है। और इससे भी अलग बात ये है कि मीथेन जो है वो ज़्यादा समय तक एनवायरनमेंट के अंदर या क्लाइमेट चेंज में अपनी भूमिका निभाती है, एटमॉस्फेयर में रह पाती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए मीथेन के ऊपर, जो कि ज़्यादा खतरनाक है, हालांकि अभी कम मात्रा में है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बल्कि 80 से 90% ज़्यादा ये पोटेंट है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर पहले से ही ख़त्म करने की बात की जा रही है, या फिर इसके ऊपर पहले से ही लागू करने की बात की जा रही है कि इसके ऊपर थोड़ी सी लगाम होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कहीं ऐसी ही कंडीशन जैसे अभी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगी है वो मीथेन के साथ भी देखने को ना मिले। नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट है लॉस एंड डैमेज फंड का, कि लॉस एंड डैमेज फंड हमें पता है कि बनाया जा चुका है। क्यों? बहुत सारे आइलैंड्स, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर, जिन्होंने इतना ज़्यादा एमिशन कुछ किया नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज का खतरा है सबसे पहले उन्हें देखने को मिलता है। ऐसा ही एक समूह है स्मॉल आइलैंड नाम से। ये जो स्मॉल आइलैंड्स है ये बहुत जल्दी इनके ऊपर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलने वाला है। इन ग्रुप्स को, आइलैंड्स के ग्रुप के अंदर ये सबमर्ज होने वाले हैं, पानी के अंदर डूब जाने वाले हैं। ऐसा ही एक हमने देखा था टुंगा आइलैंड के साथ भी, कि कैसे
टुंगा जो आइलैंड है उसको ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ के लोगों को बोला कि आप हमारे लैंड पे आ जाइए, क्योंकि वो पहला ऐसा आइलैंड होने वाला है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी के अंदर, समुद्र के अंदर पूरा का पूरा डूब जाएगा। उसके अलावा बात की गई है ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन कि सभी के सभी जो ग्लोब के जो कंट्रीज़ है, क्योंकि 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है जो कि यूएन के अंदर है। टोटल अगर कंट्रीज़ को नॉर्मली माना जाए तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 205 कंट्रीज़ ही हैं। कुछ कंट्रीज़ उनको कुछ मानती है, कुछ कंट्रीज़ उनको नहीं मानती हैं, इसीलिए इस पर डिबेट है। और मोस्टली जो कंट्री जो सभी द्वारा एक्सेप्टेबल है वो 197 टू 200 कंट्रीज़ हैं। तो यहीं पे कह रहे हैं कि ग्लोबली सभी की सभी कंट्रीज़ यहाँ पर आए, अपना अपना फ्रेमवर्क बनाए और फिर जो काम किया जाना चाहिए उस काम को करें। ऑलराइट, तो ये एक यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की बात की गई है कि कंट्रीज़ अपने अपने सालों में खुद से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है लॉ से रिलेटेड, रिवाइज क्रिमिनल रिफॉर्म्स बिल इन पार्लियामेंट, व्हाट हैज़ चेंज एंड व्हाई। मेंस में इसका सवाल बन सकता है, ऑल्दो प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस के अंदर कहाँ आएगा? जीएस पेपर 2 ऑफ कोर्स। जो आपका मेंस जीएस पेपर 2 होता है वहाँ पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा एंड गवर्नेंस होगा, उस इन 2 टॉपिक्स के अंदर इसको पूछा जा सकता है। क्या बात कर रहा है? हमें पता है कि अगस्त के अंदर जब हमारा मॉनसून सेशन चल रहा था उस समय होम मिनिस्टर अमित शाह ने यहाँ पर 3 बिल्स को यहाँ पे प्रस्तुत किया था जो कि लॉ से रिलेटेड थे और उनको पास भी करवा दिया गया था, लेकिन फिर उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। स्टैंडिंग कमेटीज़ क्या होती है हमें पता है, पार्लियामेंट का क्योंकि बर्डन ज़्यादा है, काम ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से कुछ कमिटीज़ बनाई जाती है जिनमें अलग अलग एमपी 7-8 एमपीज़ को एक कमेटी के अंदर रख दिया जाता है और फिर वो लोग उस पर टेक्निकल और सारे एस्पेक्ट्स के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। रिफॉर्म की बातें होती हैं तो उसको अच्छे से मैनेज किया जाए। स्टैंडिंग कमेटी वो होती हैं जो परमानेंट होती हैं। कुछ ऐसी कमिटीज़ है जो परमानेंट नेचर में है, वो रहती हैं, उनके पास टाइम टू टाइम काम भेज दिया जाता है। कुछ ऐसी कमिटीज़ है जो एडहोक होती हैं और एडहोक जो कमिटीज़ होती हैं उनके टाइम टू टाइम उनको बनाया जाता है। ये परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है नेचर में और इसीलिए टाइम टू टाइम ये बनती हैं और ख़त्म भी होती रहती हैं। तो इन्हीं में से ऐसी एक स्टैंडिंग कमेटी थी जिनके पास ये जो 3 बिल लाए गए थे। पहला बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो था भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। ये इंट्रोड्यूस किया गया था IPC 8060 में जो आई थी उसको रिफॉर्म करने के लिए, बदलाव करने के लिए इंडियन पेनल कोड 1860 में। दूसरा कानून यहाँ पर लाया गया था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। इसको बदलना था जो कि था CRPC 1973 के लिए, कोड ऑफ क्रिमिनल CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये आपका जो था 1973 में आया था, ओरिजिनली 1898 में आया था, फिर से इसको चेंज किया गया 1973 के अंदर और अब 2023 में इसको फिर से बदलाव किया जा रहा था। और थर्ड जो आपका यहाँ पर एक्ट और बिल हम देख पाएंगे वो थर्ड बिल यहाँ पर था इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल कर, जो कि 1872 में आया था, भारतीय साक्ष्य बिल, राइट कि जो कुछ भी आपको देना होता है। तो BS बिल जो था ये भी 2023 में इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलने के बाद लाया जा रहा था। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां निकाली गई, जैसे कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशन जो स्टैंडिंग कमेटी द्वारा दी गई। पहली रिकमेंडेशन थी हैंडकफ के ऊपर। भारतीय जो न्याय सुरक्षा संहिता थी बिल है उसके क्लोज 43 सब सेक्शन 3 के अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि कोई भी अगर इंसान है जिसको पकड़ा जाना चाहिए उसको हैंडकफ लगाए जा सकते हैं, राइट, जो आपको हाथों में बांधे जा सकते हैं सो दैट जो इंसान है जिसको कस्टडी में रखना है वो भाग ना जाए। लेकिन कमिटी ने यहाँ पर बोला है कि ऐसे हैंडकफ्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंसेस में ना किया जाए, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंसेस को यह बहुत ही मुश्किल है कि आपका पैसे से रिलेटेड ऑफेंस कौन सा बहुत बड़ा है कौन सा छोटा है, रेदर हीनियस क्राइम में किया जाए, यानी बहुत खराब क्राइम है जैसे मर्डर का कोई क्राइम है या फिर रेप का कोई क्राइम है, तो उसी समय पे आप जो ये हैंडकफ्स होते हैं तब उनको लगाए। हालांकि ये बिल को पास भी कर दिया गया चेंज करने के बाद, अब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात हुई है मर्सी पिटिशन के ऊपर। हालांकि ये स्टैंडिंग कमेटी पहले ले कौन रहे थे, इस स्टैंडिंग कमेटी को अंडर में डाला गया था बीजेपी के एमपी ब्रिजलाल के द्वारा। तो ब्रिजलाल द्वारा ये चेयरमैन रहे हैं इस कमेटी के।
और फिर हम देखेंगे मर्सी पिटीशन का जो क्लोज 473 है अगेन BNSS एक्ट का, उसके अंदर फिर से ये पूछा गया था कि जो भी गवर्नर के पास पोजीशन होती है, एक तो कि कोई भी इंसान गवर्नर के पास अपनी मर्सी पिटीशन लगा सकता है। जब कोई कोर्ट उनको डेथ पेनल्टी दे देता है तब वो गवर्नर के पास, वो तो क्या उसके रिलेटिव्स लगा सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, और अगर वहाँ से भी कुछ सॉल्यूशन ना आए तो 60 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट के पास आपकी जो मर्सी पिटीशन है, जो दया याचिका है, वो चली जानी चाहिए। इसके ऊपर भी ये बात की गई कि पहले प्रेसिडेंट के पास सिर्फ ये ऑप्शन होता था कि उन्होंने जो भी आपका दे दिया यहाँ पे क्वाजी जुडिशियल जो भी उन्होंने निर्णय ले लिया, वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, नहीं बोला जा सकता है, कोई भी कोर्ट उसको नकार नहीं सकता है। अब ये पावर कमेटी बोली कि गवर्नर को भी दे दी जानी चाहिए, कि गवर्नर का भी कोई भी यहाँ पर चैलेंज ना किया जा सके स्टेट के अंदर जो होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बिल को इस बात को भी मान लिया गया है कि ठीक है, ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी कि ठीक है ऐसा ही किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बड़ा जो बदलाव आया है वो आया है प्रिवेंटिव डिटेंशन पावर्स के अंदर। क्लॉज 172 सब क्लॉज 2 ऑफ BNS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, यहाँ पे बोल रहे हैं कि पुलिस की पावर है उसको बढ़ा देनी चाहिए। जब भी वो कोई प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, जैसे यूएपा अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़, यहाँ पर एक एक्ट भी है जिसके अंदर आपने अभी तक क्राइम किया नहीं है लेकिन आप ऐसा कुछ करने वाले और उसके सबूत हैं हमारे प्रशासन के पास, तो उस समय वो सिर्फ उस बुनियाद पर उसको रोकने के लिए एक्शन ले सकते हैं, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और जो कोई भी इंसान प्रिवेंशन एक्शन के अंडर गिरफ्तार होता है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट्स के पास लेकर जाना ज़रूरी नहीं होता है, उसको प्रिवेंटिवली आप रख सकते हैं किसी भी पुलिस थाने के अंदर। और इसको अभी क्या चेंज किया गया है कि कोई भी अगर मान लीजिए पुलिस डिटेन या रिमूव कर सकती है, कोई भी इंसान अगर इग्नोर कर रहा है, मना कर रहा है, डिसएग्रीमेंट कर रहा है, कोई डायरेक्शन जब सब सेक्शन 1 के अंदर उसको जुडिशियल लीड दे दी गई है बिफोर किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए, पिटी केसेस में भी उनको कभी कभी किया जा सकता है, लेकिन फिर उनको ओकेजन पास होते ही जिसमें वो कुछ कर सकते थे उस समय उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। पैनल ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे कुछ टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए पीरियड के अंदर की डिटेक्शन जो की गई है वो इतने टाइम के लिए ही है, या फिर वर्ल्ड के अंदर की रिलीज करो जब ओकेजन पास हो गया है, इसको क्लेरिफाई करना चाहिए। क्योंकि ये एम्बिग्विटी जो है, जो आप सोच रहे हैं कि मन माना, या जो एक एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है कि नॉट क्लियर, तो ये एक नॉट क्लियर सा यहाँ पर है, इसीलिए इसको क्लियर करना चाहिए। तो नया बिल जो है उसमें बदलाव करके बोला गया कि मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई पिटी केसेस है, यानी छोटे मोटे जो केसेस हैं, उनके अंदर 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके चला जाना चाहिए और 24 घंटों के अंदर ही उसको रिलीज भी कर दो, छोड़ भी दो। मोर ओवर जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होंगे वो ओल्ड BN के अंदर उनको चेंज करके मजिस्ट्रेट कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी, हाँ बहुत ही अच्छे बदलाव यहाँ पर देखने को मिले हैं, अच्छी बात यहाँ पर है। नेक्स्ट और आज के लास्ट आर्टिकल पे हम पहुँचते हैं जो कि बात कर रहा है इकोनॉमी पेज से GPAI मेंबर्स बैक इक्विटेबल AI एक्सेस इन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। इंडिया प्रपोज टू होस्ट GPAI। तो क्या है GPAI? GPAI जो है वो है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI के ऊपर अभी तक इस आर्टिकल से पहले मैं आपको कुछ और बता देती हूँ कि कैसे हम लगातार 1-1.5 महीने से जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता होगी कि सबसे पहले AI के रेजोल्यूशन की जो बात थी वो की गई थी जापान के द्वारा। जापान बोलता है कि AI को थोड़ा सा साइंटिफिक होना चाहिए या फिर हमें इसके अंदर इथिकल वैल्यू को डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो किसी को भी इनको डिफेंस में यूज़ कर रहे हैं, इनको वॉर के लिए, किसी और कंट्री का डाटा ब्रीच करने के लिए, सिक्योरिटी सॉवरेनिटी ब्रीच करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब बहुत ही गलत है। उसके बाद यहाँ पर UK जो है, हमारे जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, उसके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी यहाँ पर बोलते हैं कि ठीक है हम इसका एक रेगुलेशन करवाएंगे। वो सबसे पहले अलग अलग कंट्रीज़ को यहाँ पर बुलवाते हैं और यहाँ पर एक मीटिंग टाइप होती है। हालांकि इन्होंने अभी तक कुछ रेजोल्यूशन वगैरह पास नहीं किया था, लेकिन उसी दौरान 1 या 2 दिन से बाद में ही USA यहाँ पर, अमेरिका यहाँ पर एक रेजोल्यूशन को पार्लियामेंट से पास करवाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे बिल्स होते हैं,
काफ़ी सारी बातें होती है। तो पहला ऐसी कंट्री जो AI के रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर एक बिल लेके आता है वो इस दौरान बन जाता है USA। और जो ये ग्लोबल आपकी पार्टनरशिप की बात हो रही है, अब इंडिया बोल रहा है कि हमें भी अपनी एक सॉवरन AI को बनाना है। इंडिया का बयान है कि क्यों ना हम खुद ही अपनी सॉवरन एक क्रोम ब्राउज़र ऐसा इस तरीके से बनाए जैसे खुद चाइना के पास होता है, और उसी तरीके से खुद की हमारी AI होनी चाहिए ताकि कोई और कंट्री हमारा जो डाटा है उसको ना लेके जाए और उसको मोल्ड ना कर सके अपने हिसाब से, लोगों को वो ना दिखाए जो वो देखना चाह रहे हैं। डीप फेक जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है AI के साथ, आप किसी को भी मिसयूज़ करना बहुत आसान है। रोबोट के साथ, आपकी कंप्यूटर के साथ आपकी आवाज़ के कुछ सैंपल आप दे सकते हैं और उसके बाद वो सेम टू सेम आपकी आवाज़ ही साउंड करेगा। जो भी आप उससे बुलवाना चाहते हैं ऐसा लगेगा कि किसी इंसान ने बोला है, वो वही इंसान बोल रहा है क्योंकि आवाज़ उन्होंने मॉड्यूलेट कर दी है, लेकिन वो आप असलियत में नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ पर AI के साथ कंसर्न है, बल्कि ज़्यादा फ़ायदे से ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे जो वर्ल्ड के ग्लोब के सभी लीडर्स हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं और इन समस्याओं से लड़ने के लिए ही बार बार कानून बनाने की बात कर रहे हैं। इसी में देखा जाए तो इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है कि जब हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, इनको रेगुलेट करेंगे, तब जाकर यहाँ पर कुछ आप देख पाएंगे कि ट्रस्टेड जो फ्रेमवर्क होगा या जो AI होगी उसका आउटकम निकल कर आएगा। सो यहीं पर हमारा आर्टिकल और न्यूज़पेपर दोनों ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।